अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे। जो यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स हमने शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था कि ये P1 की रिवीजन चल रही है और N1 का जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलें देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 3.2। लास्ट टाइम हमने 3.1 एग्जाम्पल तक किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 3.2। इसमें हमें क्या बताता है, कहता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, यानी एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, उस पर फोर्स लगती है तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेशन को प्रोड्यूस कर देती है। व्हाट एक्सलरेशन, कितनी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर बॉडी का मास हो जाए 8 kg। बात को समझना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो मैसेज हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। एक का मैस मेरे पास है जी 5 kg और दूसरे का मैस है जी मेरे पास 8 kg। मैंने इस पर भी फोर्स अप्लाई की, मैंने इस पर भी फोर्स अप्लाई की। मैंने फोर्स को जो है ना काउंट नहीं किया कि मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की। वैसे मैंने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई की ऑब्जेक्ट 1 पर, और वैसे ही फोर्स अप्लाई की मैंने ऑब्जेक्ट 2 पर। जब मैंने इस 5 kg वाले पे फोर्स अप्लाई की तो इसने एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस किया वो है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि एक्सलरेशन का यूनिट हमें पता है वो कितना होता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब मैंने इस पर फोर्स लगाई 8 kg वाले मास पर तो इसने कितनी एक्सलरेशन को प्रोड्यूस किया। सवाल हमारा इस टाइम ये है। तो पहला मैस हमारे पास आ गया जी 5 kg, दूसरा मैस हमारे पास आ गया जी 8 kg। पहले मैस पे फोर्स लगी, एक्सलेशन प्रोड्यूस हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी तो उसकी कितनी एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करके बताना है। तो हमें पता है जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मैसेज हैं, तो एफ इज इक्वल टू M1 A1 एंड एफ इज इक्वल टू M2 A2। फोर्सेस दोनों की सेम थी, लिहाजा हमने इसमें F1 F2 नहीं लिखा क्योंकि दोनों में फोर्सेस के सेम है। दोनों सेम होगी, इक्वल होने के बाद ये कैंसिल होगी। रिमेनिंग हमारे पास हो गया कि कंपेयर करने के बाद इक्वेशंस को M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। ये A2 यहीं पे रहेगा, ये M2 आके M1 A1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास जो सेकंड एक्सलरेशन आई है वो कितनी आ गई जी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल 3.3 के था। एक साइकिलिस्ट है, उसका मास 40 kg है, वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है बाईसाइकिल पर और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है। तो कितनी, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी टायर्स और रोड के दरमियान। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते होते हैं किसके साथ, एफ सी के साथ। समझ आ गई ना। तो मैस हमारे पास 40 kg, एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो पहली फोर्स उसकी लगी है वो कितनी है, जो साइकिल पे वो लगा रहा है वो 200 न्यूटन है। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, एक नेट फोर्स मालूम करनी है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। उसने नेट फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से, और आप इसको एफ सी भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। नेट फोर्स का फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए, मैस और एक्सलेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेट फोर्स कितना आ गया जी 120 न्यूटन, इसका आंसर आ गया। नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला है कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसमें से माइनस कर देना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। अब हमने यहाँ पे मालूम करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो क्या होगा, ये 120 है तो 120 उधर ही रहेगा और 200 इक्वल के इस साइड पर पॉजिटिव का है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी 120 एंड माइनस 200, और इक्वल उस साइड पर मेरे पास माइनस एफ रह जाएगा, स्मॉल एफ है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 120 में से 200 माइनस कर दिए, सॉरी 200 में से 120 माइनस कर दिए तो मेरे पास कितना आ गया जी माइनस का 80 आंसर आ गया, ठीक है। और इक्वल के मैंने उस साइड पे देखा, जब मैंने इक्वल के उस साइड पे देखा तो मेरे पास माइनस का एफ मौजूद था। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गए, रिमेनिंग क्या रह गया जी हमारे पास सिंपल
जो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, इसका आंसर आ गया। अब नीचे हमारे पास जो मैस एंड वेट है, मैस एंड वेट में क्या आ जाता है जी, मैस एंड वेट में डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, मैस क्या होता है, वेट क्या होता है। आमतौर पर जो क्या होता है, मैस और वेट जो है ना वो एक सिमिलर क्वांटिटीज़ कंसीडर की जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। जो मैस होता है ना वो एस किसी भी बॉडी का वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं यानी बता सकते हैं, लेकिन मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हम इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं मैस का। तो जिस चीज़ का हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैस है वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैस की अगर हम जगह भी चेंज कर दें ना तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 kg का है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस ब्लॉक को मूव करवाता 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 मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यानी कि मैंने इसकी प्लेस को भी चेंज कर दिया। प्लेस को चेंज करने के बाद भी ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है जो पहले था। तो ये क्या होगा, एक मैस होगा जो वेरीफाई करेगा कि ये अपनी प्लेस चेंज करने के साथ अपनी पोजीशन को या अपनी शेप को चेंज नहीं करता। इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज, इसको हमेशा स्टैंडर्ड मैसेज से मेजर किया जाता है यूजिंग बीमल। अगर आपको याद हो पहले चैप्टर में हमने कुछ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें फिजिकल बैलेंस था, लीवर बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, बीम बैलेंस था, और जितने भी मैसेज होते हैं इनको डिफरेंट जो है ना बैलेंसेस से मेजर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो हमारे पास वेट है, वेट हमेशा आपको पता है जिस ऑब्जेक्ट का वेट होता है ना उस पर एक ज़मीन फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। जो ऑब्जेक्ट वेट रखता है, वजन रखता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी ही लगनी है। जो वेट है ऑफ द बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट, यानी कि वो फोर्स उसके इक्वल हो जाएगी जो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी। और ये वेरी करता है वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करते हुए। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम फॉर मैस एंड जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रख लें कि वेट एक फोर्स है जो लगती है, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसके ऐसे यूनिट की बात की जाए तो जो फोर्स का यूनिट है वही इसका यूनिट है न्यूटन, और इसको हमेशा मेजर किया जाता है लाइक ये स्प्रिंग बैलेंसेस की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि हर ऑब्जेक्ट का अगर अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो इन रिटर्न भी उसे कोई फोर्स को फेस करना पड़ सकता है। अब हम इसको एक डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि ये अगर फोर्स लगी है तो उसको अपोजिट फोर्स भी फेस करनी पड़ती है, वो किस तरीके से फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिलेगी एक्शन एंड रिएक्शन की, हम उसको देखेंगे। कहते हैं कि फर्ज कर ले हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, लेट देयर आर टू बॉडीज़। अब यहाँ पे चलें ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास टू बॉडीज़ हैं। एक बॉडी हमारे पास आ जाती है जी ए, एक बॉडी हमारे पास है जी ए, ठीक है, और दूसरी बॉडी हमारे पास आ जाती है जी बी। अब बात को यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब बॉडी ए फोर्स लगाती है बॉडी बी पर, तो वो फोर्स जो बॉडी ए ने बॉडी बी पर लगा दी, उस फोर्स को हम कह देंगे एक्शन फोर्स। इन रिटर्न जो फोर्स लगाई बॉडी बी ने बॉडी ए पर, उसको हम कह देंगे ये रिएक्शन फोर्स है। अभी आप लोगों ने कहाँ से याद करना है, कहता है लेट अ बॉडी एक्सर्ट। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने लिखना है लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से, जहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से लिखना शुरू करना है, अगर ये डेफिनेशन आ जाती है। लेट अ बॉडी let a body exert a force on another body B, the body B react against this force and exert a force on body A, therefore the force exerted by body A on B is the action force, where the force exerted by body B on A is called reaction force. आसान से अल्फाज में दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इससे पहले आप लोगों ने लिखना है
Let there are two bodies A and B. If a body A exert force on body B, then this force is called action force, and in return the body B exert a force on body A, then this force is called रिएक्शन फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स है। तो ये आप लोगों ने लाजमी इसको देख लेना है कि हमारे पास एक्शन क्या है और हमारे पास रिएक्शन क्या है। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन को देखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। कहता है टू एवरी एक्शन, हर एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, उसको बराबर बराबर फोर्स मिलती है, बट ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन वो उसके ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैलून लेते हो, अच्छा उस बैलून में क्या होता है कि आप प्रेशर के साथ एयर को फिल करते हो। जैसे आप बैलून को अच्छा जब आप उसमें एयर फिल कर रहे हो ना, इट्स मीन आप उस पर एक्शन कर रहे हो। जैसे आप बैलून को फ्री करते हो, छोड़ देते हो, तो तेज़ी के साथ हवा बाहर की जानब आती है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो वो उसका रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन जब आप एयर को फिल कर रहे हैं तो एयर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जब एयर बाहर आ रही है तो एयर किस डायरेक्शन में आ रही है जी, एयर इस डायरेक्शन में आ रही है। बात समझ आ रही है ना? तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला एक्शन हो गया और ये वाला हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब इसी तरीके से कहता है कंसीडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। ये आपने सारा जो है ना अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ये भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, उसका वेट डाउनवर्ड लगा रहा है, टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वो दोनों इक्वल हो रही हैं, जिसकी वजह से बुक टेबल के ऊपर स्टेबल पड़ी हुई है। अगर रॉकेट इंजन की बात करें तो जो गैसेज उसमें से बर्न होने के बाद बाहर की जानब आती हैं जो है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड चले जाती है, और रॉकेट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड चले जाती है। देखिए ना, दोनों इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भी हमारे पास क्या आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंशन एंड एक्सलेशन इन स्ट्रिंग। अच्छा, टेंशन एंड एक्सलेशन स्ट्रिंग में कहता है कंसीडर कर ले हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इसको सपोर्ट किया ये रेड कलर एक स्ट्रिंग डोरी के साथ, ठीक है। जो अपर एंड है स्ट्रिंग का, ये वाला जो अपर एंड है वो इस स्टील के साथ बंधा हुआ है, जो इसका फ्रेम है उसके साथ ये टाइटली बंधा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना ब्लॉक हमारे पास, इसका कोई वेट भी है जिसको हम W के साथ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपने वेट की होने की वजह से डाउनवर्ड, देखें एरो है डाउनवर्ड नीचे की जानब जा रहा है। जब ये डाउनवर्ड नीचे की जानब जाएगा तो इस डोरी में तनाव यानी कि टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और जब ये अब टेंशन प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा तो ये ब्लॉक रेस्ट में चला जाएगा डाउनवर्ड की, ठीक है। यहाँ पे वो रेस्ट में मौजूद है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर ये इक्वल हो जाएगा इस ब्लॉक के वेट के, लेकिन ये एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे। ये है सिंपल टेंशन एंड एक्सलेशन इन स्ट्रिंग, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उनका वर्टिकल मोशन हमने देखना है, वो एक फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजर रही हैं। अच्छा, इसका वर्किंग प्रोसीजर किस तरीके से है, पहले इसको देख लेते हैं डायग्राम का, कि हमारे पास ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने एक डोरी को पास करवाया हुआ है। डोरी के एक सिरे पर भी हमने एक वेट जो है ना ब्लॉक बांध दिया है, दूसरे सिरे पर भी ब्लॉक बांध दिया है। पहले ब्लॉक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे ब्लॉक को हमने बी का नाम दे दिया। इस ब्लॉक का ज़्यादा वेट है, ये ब्लॉक ए जो है ग्रेटर है, ज़्यादा वेट होने की वजह से ये डाउनवर्ड जाएगा, तो इस पर ग्रेविटी भी लग रही होगी, तो m1g आ जाएगा। और आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स जाती है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें अपवर्ड टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और इधर भी अपवर्ड टेंशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो टेंशन की वजह से ये वेट लाइटर है तो ये अपवर्ड जाएगा, तो बोथ साइड्स पे टेंशन सेम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, m2g, इस पर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की जो है ना फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि इसको डाउनवर्ड खींच लें, क्योंकि इसका वेट इसके वेट से कम है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये डोरी में टेंशन जो है वो ग्रेटर है, जिसको इस ब्लॉक को ऊपर की जानब खींचेगा, और इसमें एक्सेलरेशन भी ऊपर की जानब प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है जी कंसीडर कर लें दो ब्लॉक हैं, एक ए है, दो बॉडीज़ हैं, एक ए है एक बी है। बॉडी ए का मैस m1 है और बॉडी बी का भी मैस m2 है। जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2 के। दो बॉडीज़ हैं, ये अटैच हैं ऑपोजिट इंटेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ। जो स्ट्रिंग है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरी हुई है। जो बॉडी ए है
वो हैवियर है, मूविंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ जाएगी कुछ एक्सलेशन के साथ। ये जो एक्सलेशन होगी ये ए के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। एट द सेम टाइम उसी ही वक्त में जो बॉडी बी है वो अटैच है दूसरे एंड पर, देखेंगे दूसरे एंड पर अटैच है, मूव्स अप, वो ऊपर की जानब आ जाएगी। उसके बाद कहता है वी सेम एक्सलेशन ए, सेम एक्सलेशन ए के साथ। एज द पुली फ्रिक्शनलेस, जैसा कि आपको पता है पुली फ्रिक्शनलेस है, जो टेंशन होगा बोथ साइड्स पर वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं लेट द टेंशन बी टी, तो टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी ए की जो मूव कर रही है डाउनवर्ड, उसका हम फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे नट फोर्स कैसे लगेगी, पहले ग्रेविटी ने एक्ट किया तो m1g आ जाएगा, बाद में टेंशन क्रिएट हुआ तो माइनस टी आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो m1g माइनस टी है ये कहाँ से गेट हुआ, ये मैस 1 से गेट हुआ और उसमें एक्सलेशन भी प्रोड्यूस हुई है, उसका इक्वल है। अब हम बात करेंगे बॉडी बी की, पहले हमने बात की बॉडी ए की, अब हम बात करेंगे बॉडी बी की। अच्छा, इसमें हमने टेंशन पहले क्यों लिखा, m2g बाद में क्यों लिखा, क्योंकि पहले इसमें टेंशन क्रिएट हुआ, बाद में उसने मैस को अपनी तरफ खींचा, तो टेंशन माइनस m2g, और ये टेंशन माइनस m2g हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी जी, मैस 2 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 3.6, ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 3.7। अब उसके बाद कहता है एक्सलेशन किसके इक्वल हो जाएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। अब ये एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने कैसे गेट किया, एक्सलेशन का फॉर्मूला हमने गेट किया जी 3.6 और 3.7 को ऐड करते हुए। चलिए कोशिश करते हैं ऐड करने की। अगर हम 3.6 देखते हैं वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है जी सिंपल m1 और साथ में जी उसके ग्रेविटी, और फिर आ जाता है जी माइनस टी। अच्छा, अब मैं इस साइड वाला ऐड करता हूँ, वो क्या है जी, ऐड कर रहा हूँ ना इक्वेशन 3.6 और 3.7 को, ये क्या आ जाएगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा जी टेंशन, और माइनस का हमारे पास आ जाएगा जी सिंपल m2 और साथ में ग्रेविटी, ठीक है। और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले आ जाएगा हमारे पास जी m1 और साथ में उसके एक्सलेशन। अब हम ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास दूसरी जानब क्या आ जाएगा, उसके साथ हमारे पास दूसरी जानब आ जाएगा जी m2 और साथ में उसके एक्सलेशन बोथ साइड्स पे सेम है, इसलिए हम सिंपल ए लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पूरी क्वेश्चन में देखो कुछ कट हो रही है जी, ये पॉजिटिव का टी, ये नेगेटिव का टी कट गया, रिमेनिंग हमारे पास उस साइड पे क्या रह गया, रिमेनिंग हमारे पास उस साइड रह गया जी m1 जी माइनस m2 जी, और इक्वल के इस साइड पे देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इक्वल के इस साइड पे एक्सलेशन कॉमन आ रहा है। जब हमने एक्सलेशन निकाल दिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, m1 प्लस m2, और हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ये m1। अच्छा, अब इक्वल के इस साइड पे देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, बिल्कुल ग्रेविटी कॉमन आ रही है, तो रिमेनिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा जी, m1 माइनस m2, और ब्रैकेट्स लगा दी हमने, और साथ में क्या लिख दिया जी, ग्रेविटी को। और ये जो हमारे पास m1 प्लस m2 है ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, m1 प्लस m2, और इक्वल के इस साइड हमारे पास सिर्फ क्या रह गया जी, एक्सलेशन रहेगी। तो हमारे पास अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्सलेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हुए एक्सलेशन का फॉर्मूला बना लिया। अब हम टेंशन का फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे जी, 3.7 और 3.6 को डिवाइड करते हुए। अब डिवाइड कर लेंगे आप लोग ना स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा, और ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सलेशन आ जाएगा।
इसके साथ 3.4 एक हमारे पास एग्जांपल है, ये आप लोगों ने देख लेनी है, खुद से सॉल्व कर लेनी है। इसमें हमने सिर्फ एक्सलेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा आपको जो है ना रीड करवा देता हूँ इसकी स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो था हमारा पास जो है ना टेंशन किस तरीके से क्रिएट होती है। एक फ्रिक्शनलेस पुली में से जब हम डोरियों को गुजारते हैं, जो हमने डायग्राम देखी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से लिख लिख के याद करना है। अच्छा, 3.4 एग्जाम्पल में क्या कहता है, दो मैसेज हैं, एक 5.2 kg है, एक 4.8 kg है। M1 आ गया 5.2 kg, M2 आ गया 4.8 kg, और वो इंटेक्सिबल स्ट्रिंग के में से गुजर रही हैं, जिस तरीके से हमने वो लास्ट एग्जाम्पल में डायग्राम में देखा कि एक फ्रिक्शनलेस पुली है, दोनों उसमें से गुजर रही हैं। एक का वेट ज़्यादा है, वो हमारे पास आ जाएगी जी M2, तो M1, तो यानी कि M1 हमारे पास कितनी आ गई जी 5.2, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो डाउनवर्ड आ रही है। और दूसरा वेट उसका कम है, तो वो अभी अपवर्ड है इसके वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी 4.8। ठीक है, अब सेम वही जो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला एक्सलेशन का बनाया वही हम अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि M1 5.2, M2 4.8, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगा। और एक्सलेशन के साथ साथ हमने और क्या फाइंड करना है कि टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के अंदर, हमने वो भी फाइंड करनी है। तो टेंशन का भी सेम फॉर्मूला वही, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना शॉर्ट में डेफिनेशन बनती है एटवुड मशीन क्या होती है। हम एटवुड मशीन को देख लेंगे, भाई हमारे पास एटवुड मशीन है क्या। कहता है जो एटवुड मशीन है ना, ये अरेंजमेंट है दो ऑब्जेक्ट्स की। इस तरीके से अरेंजमेंट है कि एक का मैस ज़्यादा है, दूसरे का मैस कम है। ये वही कंसेप्ट को वेरीफाई कर रहा है जो हमारी फ्रिक्शनलेस पुली से वर्टिकली दो ऑब्जेक्ट हमने एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किए हुए थे। कहता है बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स। दोनों ऑब्जेक्ट एक डोरी के साथ जो है ना बंधे हुए हैं। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, वो स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुली से ऊपर से गुजर रही है। एंड दिस अरेंजमेंट इज समटाइम यूज टू फाइंड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बाज़ात ये जो है ना स्ट्रिंग जो फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजर रहा है, ये इस्तेमाल होता है एक्सलेशन को फाइंड करने के लिए जो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। एंड इस प्रोसेस को हम एटवुड मशीन भी कह देते हैं। इज़ इट क्लियर? होप सो ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक आप लोगों का काम है कि जो हमारे पास एग्जाम्पल 3.4 है, पेज नंबर 66 तक आप लोगों ने कल यहाँ तक अच्छे से इसको मेमोराइज करना है, लिख लिख के इसको याद करना है। होप सो सारा आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। जितनी भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो आपने अच्छे से उसको करना है। अल्लाह हाफिज़।